जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों आज दर्शन शास्त्र का जो अपने वीडियो की जो श्रृंखला चल रही थी उसमें आज आ गए हम दोस्तों। पहले हमने देखा जैन दर्शन, उसके बाद बौद्ध दर्शन और गांधी दर्शन। ठीक है दोस्तों, तो इसी में हम बात करेंगे गांधी दर्शन की। दोस्तों हमें गांधी जी के समझने से, गांधी दर्शन को समझने से पहले जो गांधी जी की मूल जो नैतिक अवधारणा थी उनको समझना जरूरी होता है दोस्तों। दर्शन शास्त्र में देखिए दोस्तों, आपको दर्शन से लड़ना नहीं है। कहने का मतलब ये, जो गांधी जी के जीवन का जो नैतिक आदर्श या फिर उनकी सोच किस प्रकार की थी वो हमें ध्यान होना चाहिए दोस्तों। सर्वप्रथम हम सामान्य परिचय से शुरुआत करते हैं। ये तो नॉर्मली हमें ध्यान रखना है, आप स्किप करके मतलब रोक के वीडियो देख सकते हो, इसमें आप पढ़ लेना। ठीक है दोस्तों, तो गांधीवाद अब कहाँ किसे कहा जाता है, यानी कोई सैद्धांतिक दर्शन नहीं दिया गांधी जी ने, कोई सैद्धांतिक दर्शन नहीं दिया अपितु जीने का दृष्टिकोण दिया। उनका जीवन दर्शन ही गांधीवाद कहलाए, यानी गांधी जी के जो नैतिक नियम थे किस प्रकार जीवन को जिया जाए, उन्हीं दृष्टिकोण को जो जीवन में अपनाया गया दर्शन था गांधी जी के, उसे हम गांधीवाद की श्रृंखला दे मतलब नाम देते हैं दोस्तों। अब महात्मा गांधी का जो नैतिक दर्शन है उनमें हमें क्या क्या उनके जीवन के पूरी जीवनी से हमें क्या क्या मुख्य रूप से हमें नैतिक दर्शन की बातें मिलती हैं। तो गांधी जी ने सर्वप्रथम सर्वोदय की भावना यानी सर्वोदय को महत्व दिया, उसके बाद न्यायधारिता को महत्व दिया, फिर अहिंसा यह सबसे बड़ा उनका हथियार था, उसके बाद सत्य, फिर सत्याग्रह और साध्य साधन पवित्रता। मैं आपको एक बात पहले ही बता दूं कि आप हिस्ट्री के भी अगर अपन हिस्ट्री पढ़ते ना उसमें भी गांधीवाद है, यानी कि इंडियन हिस्ट्री में भी गांधीवाद है, यानी गांधी जी के बारे में इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ना है दोस्तों। और बात करूं तो हमें छोटे मोटे यानी कि जो अभी हम पॉलिटिकल पढ़ेंगे उसमें भी हमने गांधी जी को पढ़ना है। ठीक है, तो कुल मिला के गांधी जी, यहाँ पे हमने सेकंड ग्रेड की बात करें दोस्तों तो गांधी जी से हमें 3 नंबर आराम से देखने को मिलेंगे, इसलिए हर चीज़ को हमें गहराई से लेना है। और दर्शन शास्त्र में क्या है, गांधी जी से रिलेटेड ही है, पर थोड़ा सा उन अपनी सोच को थोड़ा डिपेंड करेगा। इसमें अहिंसा, हमने वहाँ पे अहिंसा के उन्होंने किस प्रकार मतलब मिल मजदूरों को न्याय दिलाया था, किस प्रकार वो वहाँ पे चले जाते हैं मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, नील सत्याग्रह हुआ था बिहार में चंपारण वाला, वहाँ चले जाते हैं तो फिर वहाँ पे किस प्रकार वो हिंसा किए बिना यानी अहिंसा को माध्यम से उनको उनका पूरा हक दिलाते हैं। ठीक है, वो बात हमें ध्यान रखनी है। सत्य का सहारा कैसे लेते हैं, सत्याग्रह कैसे करते हैं, इसमें दर्शन में हमें ये पढ़ना रहेगा दोस्तों कि सत्याग्रह किस प्रकार से किया गया। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सत्याग्रह यानी कि महात्मा गांधी ने किस प्रकार सत्याग्रह का यूज़ किया। इसमें हमें यहाँ भी आंदोलन नहीं पढ़ने, कुल मिला के ये शब्द कितनी गहराई तक हमारे जीवन में बदल सकते हैं और गांधी जी ने किस प्रकार इनका महत्व निकाला और किस प्रकार हम समाज में इसको महत्व को अप्लाई कर सकते हैं, वो हमें जानना है दोस्तों। किस प्रकार हम बच्चों को ये सब शिक्षा दे सकते हैं, उस प्रकार हमें सेकंड ग्रेड में पढ़ना होगा। ठीक है दोस्तों, अहिंसा से शुरुआत करेंगे दोस्तों। गांधी जी की अहिंसा की अवधारणा, गांधी जी की अहिंसा संबंधित अवधारणा पर जैनर यानी जो ये विद्वान है ना, वो जैनर बौद्ध यानी जैन बौद्ध ईसाई आदि धर्मों का प्रभाव दिखाई देता है। यानी गांधी जी की जो अहिंसा यानी हिंसा ना करना जो अवधारणा थी ना, वो जैन, ये जैन गलत है, यहाँ पे जैन है दोस्तों। ठीक है, जैन बौद्ध ईसाई आदि धर्मों का प्रभाव दिखाई देता है। नैतिक दर्शन का गांधी दर्शन पर प्रभाव दिखाई देता है, जो नैतिक दर्शन होता है ना उस पर गांधी दर्शन का प्रभाव भी दिखाई देता है। मुख्य रूप से हमें जो मैंने हाईलाइट कर रही है ना वही पढ़ना है दोस्तों। अब यदि कायरता तथा हिंसा में से किसी एक का वर्णन करना पड़े तो हमें हिंसा का वर्णन करना चाहिए। ये दोस्तों ये डेफिनेशन एक बार पूछी भी गई है एग्जाम में, कि डेफिनेशन ये थी, ये मतलब लाइन आई थी कि यदि कायरता और हिंसा में किसी एक का वर्णन करना पड़े तो हम हिंसा का वर्णन करेंगे। यानी वर्ण का अर्थ होता है चुनना दोस्तों, यानी कि एक तो आपके सामने कायरता है, एक तो आपके सामने दोस्तों क्या है, कायरता है, एक तो आपके सामने क्या है दोस्तों, कायरता है। और दूसरा हम बात करेंगे दोस्तों, महात्मा गांधी आगे कहते हैं हिंसा तो मानव में निहित दुर्बलता की अभिव्यक्ति है। यानी जो हिंसा होती है ना दोस्तों, वो मानव में निहित एक तरह की दुर्बलता होती है। ठीक है दोस्तों, कि अहिंसा की अवधारणा महात्मा गांधी जी होगी। अब महात्मा गांधी आगे बताते हैं अपने दर्शन में, गांधीवाद के दर्शन में सत्य संबंधित अवधारणा। सत्य संबंधित क्या अवधारणा होनी चाहिए, तो उसमें बताया गया है दोस्तों, गांधी जी के दर्शन में सत्य परम मूल्य, यानी गांधी जी का जो दर्शन है उसमें सत्य परम मूल्य है और संपूर्ण दर्शन सत्य की अवधारणा है। मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं दोस्तों, तो इसमें गांधी जी की मुख्य बात यह रहती है दोस्तों कि सत्य पर जितना अडिग रहा जाए उसका पालन करना चाहिए। यानी सत्य का पालन यंत्रवत नहीं होना चाहिए, यानी ऐसे नहीं कि आज सत्य का पालन किया कल झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी सत्य केवल सैद्धांतिक रूप से स्वीकार नहीं होता अपितु उसका व्यवहारिक रूप दिखाई देना चाहिए। यानी सत्य को हमेशा किसी भी स्थिति में होना तो भी आपको सत्य को स्वीकार करना है दोस्तों। आगे बताया गांधी जी ने सत्य ही ईश्वर है, यानी गांधी जी का उक्त विचार ईश्वर सत्य है
का परिमार्जित एवं परिष्कृत रूप है, यानी सत्य का क्षेत्र ईश्वर से अधिक व्यापक है। यानी जो सत्य होता है ना दोस्तों, वो ईश्वर से भी बड़ा व्यापक है गांधी जी के अनुसार। सत्य वह मूल्य है जो सदाचार से संबंधित होता है। सत्य की प्राप्ति ईश्वर की प्राप्ति, यानी अगर व्यक्ति को सत्य मिल जाता है ना दोस्तों, तो ईश्वर की प्राप्ति के बराबर है। आगे बात करेंगे दोस्तों, सत्य तथा ईश्वर में तादात्म्य का संबंध होता है। ये कोटेशन बार बार पूछी जाती है दोस्तों गांधी जी के अनुसार। यानी गांधी जी कहते हैं सत्य ही ईश्वर है तथा ईश्वर ही सत्य है। यानी दोनों आपको बात ध्यान रखनी है, सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है दोस्तों। आगे बात कहते हैं सत्याग्रह की। देखिए दोस्तों, अपने सेकंड ग्रेड में ना, जैसे हिस्ट्री होगी, पॉलिटिकल होगी, उसमें गांधी जी का नाम बार बार अपन को देखने को मिलेगा। और सत्याग्रह तो नॉर्मल है, पर उस तरह से लेकर सत्याग्रह को नहीं देखा जाता है। और गांधी दर्शन में किस प्रकार सत्याग्रह को, हम दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं ना दोस्तों, तो उस हिसाब से सत्याग्रह किस प्रकार है वो देखना है गांधी जी का सत्याग्रह। सत्याग्रह की अवधारणा सरमन ऑन द माउंट से प्राप्त हुई, जिसे गांधी जी के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अपनाया। यानी जो सरमन ऑन द माउंट एक पुस्तक है दोस्तों, उससे गांधी जी ने आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्र में, यानी जो जीवन में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र था गांधी जी का, उसमें उन्होंने सत्याग्रह की अवधारणा को अपनाया। और क्वेश्चन आ सकता है सत्याग्रह की अवधारणा कहाँ से प्राप्त हुई, तो सरमन ऑन द माउंट से दोस्तों। सत्याग्रह शब्द दो शब्दों के योग से बना है, सत्य प्लस आग्रह। यानी जो सत्य है उस पर जीवन पर्यंत दृढ़ रहना है, निश्चय कर लेना कि सत्य का आग्रह करना है। सत्याग्रह गांधी जी के संदर्भ में मूल अभिप्राय यह है, अहिंसा से अभेद निष्ठा करने वाले व्यक्ति सत्य के प्रति आग्रह। यानी दोस्तों शॉर्टकट में बताऊं मैं आपको, तो सत्य के लिए आग्रह, यानी कि आपको सत्य, सामने वाला आपने गलती नहीं की है तो, और सामने वाला की गलती है दोस्तों, तो विनम्रतापूर्वक उसको सत्य बात ये बताना, यानी विनम्रतापूर्वक, मतलब विनम्रतापूर्वक उनके सामने आग्रह रखना कि भाई साहब आपकी ये गलती है, उसे शॉर्टकट में समझाना है दोस्तों। आगे देखिए, सत्याग्रही के लक्षण, ये तो नॉर्मल हमें याद होना चाहिए। देखो, सत्याग्रही को धैर्यवान या सहिष्णु होना चाहिए, यानी सामने वाला थप्पड़ रखे तो भी खानी है आपको, उस हिसाब से आपको ये बातें ध्यान रखनी है। ये ध्यान रखना दोस्तों, सत्याग्रह के दो मूल आधार बताए गए हैं। क्या क्या है, एक तो प्रेम और सत्य। सत्याग्रह के दो मूल आधार हैं, प्रेम और सत्य। सत्याग्रह की प्रमुख विधियाँ ध्यान रखनी है, आप पढ़ेंगे नहीं, वैसे ये नॉर्मल हमें आती है इसलिए नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, ये गांधी जी से रिलेटेड ही है। सत्याग्रह की प्रमुख विधियाँ, असहयोग, जैसे किसी का सहयोग नहीं करना, हड़ताल, यानी कि कोई अपना काम नहीं मान रहा हो, या फिर वो आपने सुना होगा मिल मजदूर वाला, ठीक है, अहमदाबाद में तो हड़ताल की थी गांधी जी ने। हिजरत, गांधी जी ने, ठीक है, मुस्लिम लोग थे उनके साथ में मिलकर हिजरत किया था। उसके बाद सविनय विज्ञा, फिर उपवास यानी अपने जो व्रत रखते हैं ना, वो भूख हड़ताल वाला एक तरह से, ठीक है दोस्तों, ये उपवास का मतलब वही है। निष्क्रिय प्रतिरोध तथा सक्रिय प्रतिरोध में क्या अंतर होता है दोस्तों, तो इस शॉर्टकट में ये लाइन ध्यान रखनी है। जॉन रस्किन के कहने पर, यानी कि जॉन रस्किन थे ना दोस्तों, ये काफ़ी बड़े विद्वान है वहाँ के, ठीक है, उनके कहने पर गांधी जी ने इसका नाम निष्क्रिय प्रतिरोध रखा था। बाद में अपने आंदोलन तथा निष्क्रिय प्रतिरोध में वे स्पष्ट भेद समझने लग गए थे। इस प्रकार सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में गांधी जी अंदर करते थे। निष्क्रिय प्रतिरोध का उद्देश्य विरोधी को कष्ट पहुंचाना है, यानी जो निष्क्रिय प्रतिरोध होता है दोस्तों, उसमें जो सामने वाला विरोधी होता है ना, उसको कष्ट पहुंचाना रहता है। यानी कि किसी से, जैसे किसी ने, मतलब अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे लोगों, तो वापस लोगों द्वारा उन पर लाठीचार्ज करना है, अंग्रेजों को मारना, ठीक है। जबकि सक्रिय प्रतिरोध का उद्देश्य विरोधी हृदय को परिवर्तन, जैसे अंग्रेजों को निष्ठापूर्वक, जो अपने उस समय जो मतलब कांग्रेस जो दल था ना, अधिवेशन हो रहे थे कांग्रेस के, तो उस समय जो वहाँ के नेता थे वो क्या करते, पत्र लिखकर अंग्रेजों से सहमति मांगते, यानी कि बिना उनके साथ प्रतिरोध किए उनके हृदय को परिवर्तन करने की कोशिश करते। साध्य साधन पवित्रता होती है, गांधी जी के अनुसार साध्य और साधन दोनों पवित्रता होती है, ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए, लक्ष्य तथा प्रयोजन साध्य कहलाता है। जो लक्ष्य होता है ना दोस्तों, लक्ष्य और प्रयोजन साध्य कहलाता है तथा उसकी प्राप्ति के लिए अपनाए गए मार्ग साधन के रूप में जाने जाते हैं। जो लक्ष्य होता है ना दोस्तों, तो कुल मिला के बात ये, जो अपना अभी लक्ष्य है सेकंड ग्रेड का, तो वो तो दोस्तों अपना साध्य हो गया। और उसकी प्राप्ति के लिए हम जैसे दर्शनशास्त्र पढ़ेंगे, समाजशास्त्र पढ़ेंगे और लोक प्रशासन पढ़ेंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट है अपने, वो उसकी तैयारी करेंगे तो वो हमारे लिए साधन है। साधन कैसे, जैसे साधन जो है ना, उनके द्वारा हम साध्य को प्राप्त करेंगे, यही साध्य, ठीक है, साधन साध्य, ये बात हम ध्यान रखेंगे। गांधी जी साध्य तथा साधन के मध्य अन्योश्रय तथा अपृथक संबंध को स्वीकार करते हैं। इनमें दोनों में कोई अंतर नहीं है गांधी जी के अनुसार। गांधी जी अपने सभी सिद्धांतों में, चाहे वह सर्वोदय हो या न्यासधारिता तथा सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, साध्य साधन की पवित्रता को महत्व देते हैं। यानी हर किसी भी मिशन, गांधी जी के अनुसार ये है कि हमें सत्याग्रह करना है तो भी हमें साधन और साध्य की जरूरत पड़ेगी। हाँ, आपको भी पता है दोस्तों, हमें सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है, तो इसमें हमें मुख्य रूप से क्या ध्यान रखना है, जैसे हमारे पास ये सारी किताबें हो गई, हमें पता है कि
ठीक है। हमें पता है कि ये क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ये इन सब्जेक्ट के इतने, लोक प्रशासन हो गया, राजनीति हो गया, राजस्थान का इतिहास हो गया, इंडियन हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई। तो दोस्तों इनसे हमें पता है कि इनके क्वेश्चन आने वाले। तो हम इन साधन है, ये अब जो किताबें ना अपने पास नोट्स हैं, ये अपने लिए साधन है, और इन साधन का उपयोग करके हम किस प्रकार 2-2.5 साल बाद अपने जो वैकेंसी आएगी या पर उसको हम प्राप्त करने के लिए, सेकंड ग्रेड को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार हम मेहनत कर सकते हैं दोस्तों। तो वो अगर अपने सेकंड ग्रेड में लग गए, आशा करता हूँ हम सब लगेंगे ही लगेंगे, तो उससे हमें पसंद जो अपने वैकेंसी आती है और हम उसमें सफल हो जाते हैं, तो वो अपना साधन हो गया। ये बात हमें ध्यान रखनी। आगे देखिए दोस्तों, जो सर्वोदय के उदाहरण गांधी जी किस प्रकार थी। गांधी जी के आदर्श समाज का उद्देश्य सर्वोदय है, यानी जो गांधी जी का आदर्श समाज है ना, उसका उद्देश्य सर्वोदय, यही इनके समाज का दर्शन आदर्श है। ब्रिटिश दार्शनिक रस्किन है ना, ये दोस्तों ये गांधी जी इससे काफ़ी प्रभावित थे, रस्किन से। रस्किन की प्रसिद्ध पुस्तक है अनटू द लूट। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, अनटू द लूट किसकी पुस्तक है, रस्किन की। रस्किन और गांधी जी किससे प्रभावित थे, तो रस्किन से थे। वो गांधी जी का आदर्श समाज का उद्देश्य सर्वोदय से लिया गया। सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे तथ्य पहले से ही भारतीय उपनिषद के दर्शन में दिखाए गए हैं। सर्व प्लस उदय, यानी उन्नति या कल्याण, सभी और उन्नति या कल्याण हो, इस प्रकार है ना। सभी का सर्वपक्षीय और सर्वांगीण विकास तथा उदय ही सर्वोदय है। सर्वोदय अंत्योदय से व्यापक होता है, यानी सर्वोदय होता है ना दोस्तों, वो अंत्योदय से व्यापक होता है। अंत्योदय गांधी जी द्वारा प्रस्तुत आर्थिक समानता मूलक सिद्धांत है, जबकि सर्वोदय सर्वांगीण आर्थिक, नैतिक तथा सामाजिक समानता का मूलक है दोस्तों। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अब देखो, सर्वोदय का आधार प्रेम है, जो कि आंतरिक होता है। जो सर्वोदय होता है ना, उसका आधार क्या है, प्रेम होता है, जो आंतरिक होता है। आगे देखिए दोस्तों, ये बात एक और है, गांधी जी की जो सर्वोदय मूलक अवधारणा है ना दोस्तों, तो उसमें साध्य साधन को पवित्रता, जो पवित्रता होती है उसके समान रूप से माना गया है। सर्वोदय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवधारणा सत्ता का विकेंद्रीकरण है, जिसमें वर्गहीन, राज्यहीन और समाज की स्थापना हो सके। ये बात हमें ध्यान रखनी है। आगे देखिए दोस्तों, गांधी जी के अनुसार न्यायधारिता क्या होती है। न्यायधारिता का सिद्धांत गांधी जी के आर्थिक दशा से संबंधित है। ठीक है, गांधी जी ऐसे आदर्श समाज की स्थापना करना चाहते थे जिसमें धनी, निर्धन, ऊंच नीच आदि का भेद न हो तथा सभी व्यक्ति पूर्ण रूपेण विकसित हो। इसका उद्देश्य गांधी का न्याय सिद्धांत कहलाता है। मेरे कहने का मतलब ये था गांधी जी का, कि एक गांधी जी के मन में एक अलग से ही कल्पना चल रही थी दोस्तों समाज के प्रति। वो एक ऐसा समाज चाहते थे दोस्तों कि जिसमें सभी व्यक्ति, जिसमें क्या है कि जो अमीर, यानी कि जो एक तो अमीर है, मनी वाला, जो इसके पास बहुत सारे पैसे, जैसे अपने मुकेश अंबानी हो गए, और सबसे गरीब जैसे अपन लोग। ठीक है, गरीब तो नहीं है पर मान लेते हैं अपन को, जैसे तो उन गांधी जी की मान्यता ये थी कि जो मुकेश अंबानी है ना, वो अपने गरीब के पैसों की रखवाली कर रहा है। वो पैसे मुकेश अंबानी जी के नहीं है, अपने पैसे हैं, और वो अपने पैसे की रखवाली कर रहे हैं, और वो पैसे आवश्यकता पड़ने पर हमें देंगे। ये गांधी जी की एक प्रकार से वो बात थी। ठीक है, इसमें देखा वह आर्थिक विचारधारा जिसके अनुसार पूंजीपति समाज, जैसे मुकेश अंबानी की धरोहर पूंजी, यानी जो उनके पैसे का संरक्षक है, यानी जो उनकी पूंजी है ना, उसके खुद संरक्षण है, यानी अपने लिए उसका वह समाज के हित में प्रयोग करेगा। यानी गांधी अपने मुकेश अंबानी जी है तो अपने हित के लिए उसका प्रयोग करेंगे। ये बात गांधी जी बताते हैं उनकी न्यायधारिता में। आपको मेरे हिसाब से अच्छे से याद हो गया होगा। अब देखो, राम राज्य, ये काफ़ी बार क्वेश्चन भी आता है कि महात्मा गांधी के अनुसार राम राज्य क्या था। और कभी कभी क्या होता है कि लोग इसको गलत मतलब राह में ले जाने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी मैंने आपके सामने राम राज्य की बात की, तो आपके मन में फटाक से कुछ कल्पना महसूस हुई होगी, या फिर आपके मन में जो विचार आए ना, तो दोस्तों वो भी एक तरह का राम राज्य है। लेकिन उसके लिए आपको एक तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है दोस्तों, समझ गए ना आप। हाँ ठीक है, राम राज्य की बात करेंगे दोस्तों, तो गांधी जी का एक आदर्श राम राज्य, यानी गांधी जी किस प्रकार के राम राज्य को पसंद करते थे, वो गांधी जी के अनुसार एक आदर्श राम राज्य है जिसमें न्यासधारिता को अपनाकर सर्वोदय की बात कही गई है। ठीक है, न्यासधारिता अभी मैंने बताया कैसे, कि जो सबसे अमीर व्यक्ति है वो उसके पैसे की रखवाली करता है, लेकिन वो गरीब के लिए, गांधी जी का मानना था कि वो गरीब का रखवाला है और पैसे गरीबों के। इस पृथ्वी पर न्याय, समता और प्रेम राम राज्य, यानी कि जो एक समाज बनेगा ना गांधी जी के अनुसार, उस पर एक तो न्याय होना चाहिए, लोगों को न्याय मिलना चाहिए, और समानता होनी चाहिए लोगों में, किसी भी सब प्रकार की, महिला पुरुष सबको समानता होनी चाहिए, और प्रेम, सभी प्रेम से रहते हो, गांधी जी के अनुसार राम राज्य था। ठीक है दोस्तों, गांधी जी के राम राज्य की कल्पना थी कि ऐसा राज्य जहाँ नैतिकता पर आधारित जनता का शासन हो, नैतिकता पर आधारित जनता का शासन हो, तथा प्रत्येक व्यक्ति सर्वोदय को आधार मानकर अपने नैतिक कर्तव्यों को पालन करता हो। स्वराज्य की कल्पना गांधी जी ने अपनी पुस्तक द हिंद स्वराज्य में की थी। ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना, जो स्वराज्य की कल्पना है ना दोस्तों, वो महात्मा गांधी ने, स्वराज्य की कल्पना गांधी जी ने अपनी पुस्तक द हिंद स्वराज्य में की थी दोस्तों।
ठीक है दोस्तों। और ये एकादश व्रत यानी गांधी जी के अनुसार एकादश व्रत कौन से थे, यानी कि 11 व्रत कौन कौन से थे। एक तो सत्य बोलना, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। उसके बाद अभय, अस्वाद, अस्पृश्यता, स्वदेशी, शारीरिक श्रम और सर्वधर्म सम्मान। ये गांधी जी के एकादश व्रत थे। अब दोस्तों एंडिंग पे आगे हम देखेंगे 7 पाप यानी सामाजिक पाप कौन कौन से बताए हैं गांधी जी के अनुसार। यंग इंडिया में गांधी जी ने 7 सामाजिक पापों के बारे में बताया। एक तो देखो कौन कौन से पाप बताए। एक तो सिद्धांत विहीन राजनीति करना, परिश्रम विहीन संपत्ति, विवेक विहीन भोग विलास, चरित्र विहीन शिक्षा और नैतिकता विहीन व्यापार, मानवता विहीन विज्ञान और त्याग विहीन पूजा। ये बात ध्यान रखनी। बुनियादी शिक्षा कौन कौन सी थी गांधी जी के अनुसार। विद्यार्थी के हृदय, बुद्धि तथा शरीर को शुद्ध कर सके वैसी शिक्षा चाहिए थी। और शिक्षा प्रणाली ऐसी हो जो विद्यार्थी को आत्मनिर्भर बना सके। बल्कि विद्यार्थी को अभी की शिक्षा प्रणाली सिकुड़ लेती है, उसमें काफ़ी सारे कोर्स कराने पड़ते हैं बच्चों को, छोटे छोटे को उनको ट्यूशन भेज दिया जाता है। लेकिन गांधी जी के अनुसार ऐसा नहीं था। उनके अनुसार विद्यार्थी को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे उसके हृदय, बुद्धि तथा शरीर में शुद्ध किया जा सके। और शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें विद्यार्थी को आत्मनिर्भर बना सके। शिक्षा का अर्थ ज्ञान को, चरित्र को उतारना था। ठीक है दोस्तों, ये नॉर्मल प्रश्न उत्तरी, ये आपको स्किप करके आप पढ़ लेना, ये वापस उसका सार देखिए दोस्तों। ठीक है, और इस बात में हम आगे देखेंगे तो ये अपने सारे जैन धर्म, जो जैन दर्शन है उसके पुराने क्वेश्चन, और बौद्ध दर्शन के पुराने क्वेश्चन, और महात्मा गांधी जो गांधी विचारधारा थी उसके पुराने क्वेश्चन, और जो नए क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं वो मैं आपके सामने लेके आऊँगा दोस्तों अगले वीडियो में। तो इसलिए आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो दोस्तों जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।